तो देखिए, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रेरक के बारे में, जैसे अपन बोलते हैं इंडक्टर। क्या बोलते हैं भी? इंडक्टर। समझ में आ गया बच्चों? देखें, अब अपने पास क्या है, इससे पहले अपन कैपेसिटर पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? अब आपको कैपेसिटर अगर याद हो गया है, बताओ याद हो गया नहीं हो गया? अगर कैपेसिटर याद हो गया है तो इंडक्टर आपको जस्ट उल्टा याद कराना है मेरे को। कुछ चीजें क्या होंगी सेम, बाकी सारी चीजें क्या होगी उल्टी। अपन बताएंगे कैसा उल्टा चलेगा, सब देखिए। ठीक है, समझ लोगे अच्छे से? लगातार मेरे साथ बने रहोगे तो सीख जाओ, कोई दिक्कत। अब देखो भी, अगर अपन बात करें कैपेसिटर की, तो वहां पर भी अपने 2 टर्मिनल पड़े थे और यहां पे भी कितने पड़ेंगे? 2 टर्मिनल। ये देखो, अगर अपने पास कोई चालक है, कोई क्या बच्चा देखे, अगर उसको अपन कोयल की आकृति में चेंज कर दें, किसकी आकृति में चेंज कर दें? कोयल की। अब अपने पास बच्चों देखें, ये अपने जो घरों में जब अपन सारे चालक काम में ले रहे नहीं ले रहे, पर क्या जब अपन इंडक्शन मोटर बनाते हैं या कोई मोटर डिजाइन करते हैं तो अपन उसमें चालक बोलते हैं कोयल बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोयल। है तो चालक ही, पर उसको अपने लपेट दिया, जब लपेट लिया तो क्या बन गई? कोयल। अब वो बच्चों सारे इंडक्टर हैं। क्या है बच्चों? इंडक्टर। अब इसमें बात, इसमें जो टर्मिनल दिखाई देंगे वो आपका पहला टर्मिनल तो ये, दूसरा ये। टर्मिनल किसकी क्या कहती है? 2। कैपेसिटर में भी कितनी थी? 2। अब वहां पर अपन एक पढ़ा था कि क्यू समानुपाती है वी के, पढ़ा था क्या? क्यू समानुपाती क्या? भी वी के। पर अगर अपन इंडक्टर की बात करेंगे तो यहां पर जो आपके पास चुंबकीय फ्लक्स होगा वो प्रवाही धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। फाई समानुपाती किसके होगा? आई के। फाई समानुपाती किसके होगा? आई। और फाई आपके पास है चुंबकीय फ्लक्स। फाई अपने पास क्या? चुंबकीय फ्लक्स। तो ये भी आपके पास क्या था? रेखिक। तो ये भी क्या हो गया? रेखिक। अब 2 बातें तो कॉमन आ गई। टर्मिनल इसके भी 2 हैं, इसके भी कितने थे? 2। ये भी रेखिक है, ये भी रेखिक। अब तो देखें, अब जब अपन इसको सप्लाई देंगे तो बताओ ये ऊर्जा लेगा या देगा? लेगा। जो लेते हैं वो क्या होते हैं? पैसिव। क्या होते हैं? पैसिव। इसे बोलते हैं निष्क्रिय। क्या बोलते हैं? ये विद्युत ऊर्जा ले रहा था, ये भी क्या है? निष्क्रिय। प्रतिरोध भी क्या है? निष्क्रिय। तो बताओ आपका जो सक्रिय है कि निष्क्रिय है? निष्क्रिय। तीनों बातें सेम है। टर्मिनल कितने? रेखिक है, रेखिक। एक्टिव या पैसिव? पैसिव। अब अपने पास चेंज आएगा, वह विद्युत ऊर्जा को या विद्युत आवेश को भंडारित कर रहा था, करा देगा था। ये क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा? भंडारित। पर किसमें भंडारित करेगा? वहां पर पैदा हो रहा था स्थिर विद्युतीय क्षेत्र। क्या हो रहा था? यहां पैदा हुआ स्थिर चुंबकीय क्षेत्र। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र। जब भी बच्चों देखिए अपन मोटर की बात करेंगे तो वहां पे आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स कब पैदा होगा? जब क्या पैदा हो जाए? चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आई नहीं है? तो अपने यहाँ पे क्या क्या बातें पढ़ ली इसके लिए कि अगर अपन इसको परिभाषित करना चाहें, क्या करना चाहिए? परिभाषित। तो अब इसको परिभाषित किस तरह कि आपका जो प्रेरक है वो 2 टर्मिनल वाली वह निष्क्रिय रेखिक युक्ति है जो कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा को भंडारित करने का कार्य करती है। सारी बातें याद होगी। अब बाकी बातें पढ़े सारी सेम बोली। अब स्थिर विद्युतीय क्षेत्र की जगह क्या बोला? स्थिर चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर बात देखो, उसको तो अपन कैपेसिटर बोलते, क्या बोलते भी? अब इसे सामान्य भाषा में अपन चोक भी बोलते। क्या बोलते हैं? चोक। या कुंडली भी अपन बोलते। इतनी बातें याद होगी। प्रेरक की परिभाषा याद होगी। लिख दें अब? चलो, तो अब आपको केवल एक ही बात का अंतर याद करना था इसमें, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र। तो यह है 2 टर्मिनल वाली, वह है निष्क्रिय। और रेखिक क्यों लिखेंगे? तो अपने लिखा है चुंबकीय फ्लक्स फाई समानुपाती किसके? भी आई। चुंबकीय फ्लक्स फाई समानुपाती किसके है? आई। रेखिक युक्ति है जो कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में। अब स्थिर क्यों लगाया? क्या कभी आपने इंडक्टर को घूमते हुए देखा क्या? स्थिर चुंबकीय क्षेत्र विद्युत ऊर्जा को भंडारित करती है। विद्युत ऊर्जा को भंडारित करती है। तो इस परिभाषा में अपने केवल एक वर्ड चेंज किया है। वहां स्थिर विद्युतीय क्षेत्र था, यहां चेंज कर दिया स्थिर चुंबकीय क्षेत्र। याद होगी सारी बातें।
ना तो कभी आपने कैपेसिटर को घूमते हुए देखा हुआ, ना ही इंडक्टर को। पहले अपने पास घरों में ट्यूबलाइट अपन काम में लेते तो उसमें चौक लगी होती नहीं होती? क्या चौक कभी घूमते हुए देखी आपने? कहा तो गली में घूमती हुई मिली थी मेरे को चौक, मिल रही थी क्या कभी? तो वहां पे भी क्या थी? स्थिर। अब इसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? चौक या कुंडली। इसे सामान्य भाषा में या आम भाषा में चौक या कुंडली कहा जाता है, या कुंडली कहा जाता है। इतना याद हो गया अभी? सबको याद हो गया? ठीक है दीपक, लिखने कुछ जल्दबाजी मत कर बेटा, सब मिल जाएगा। अब देखिए भी, अब एक जो प्रेरक है इसमें गुण है, प्रेरक में क्या है? गुण है, जिससे अपन बोलते हैं प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं अभी? अब ये प्रेरकत्व क्या है? क्या है प्रेरकत्व? अगर अपन इसको परिभाषित करें तो प्रेरकत्व क्या है? जो प्रेरक होता है इसमें गुण होता है, जिसे बोलते हैं प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं भी? प्रेरकत्व। अब हम बात करेंगे प्रेरकत्व की, ये क्या है? जिसे बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं भी? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस याद हो गया? अब बात करते हैं, सब इधर देखेंगे बोर्ड पे, ठीक है? एक एक शब्द मैं आपको याद करा दूंगा, तरीके समझा दूंगा, क्या कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है भी? अब अपन बात करें प्रेरकत्व के बारे में। किसके बारे में? अब देखिए भी होता क्या है, अगर अपन कोई कुंडली ले, ये क्या बना ली अपने? कुंडली, इसका नाम अपने रखा प्रेरक। क्या रखा भी? प्रेरक। अब अगर अपन इस कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएं, क्या लगाएं भी? प्रत्यावर्ती। कभी भी आपके घरों में जब चौक वाली जो आपके ट्यूबलाइट लगी थी, क्या कभी भी आपने उसको डीसी से जोड़ा भी? आपने हमेशा उसको सप्लाई कौन सी दी? एसी। कौन सी दी? कभी आपने देखा ट्रैक्टर, आपके घर में ट्रैक्टर, उस पर ट्यूबलाइट लगाई घूम रहे हो आप चौक वाली, तो वहां पे लगा होता है डायनेमो। क्या लगा होता है? वो डीसी देता है। क्या देता है बाद में? डीसी। तो आपने इसको घर में लगाया, क्या लगाया भी? घर में। अब घर में लगाया तो आपने लगाई एसी वोल्टेज। क्या लगाई भी? एसी वोल्टेज लगाई भी। अब जब एसी वोल्टेज लगाओ तो इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो बताओ कौन सी होगी? एसी होगी, डीसी होगी? अरे एसी होगी, अरे होगी। अब इस कुंडली को हमेशा लपेटा जाता है कोर पर। किस पे लपेटा जाता है? कोर पर। किस पे लपेटा जाता है? कोर पर। अब क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे आप इसमें धारा प्रवाहित करोगे, इसमें पैदा होगा चुंबकीय फ्लक्स। क्या पैदा होगा? चुंबकीय फ्लक्स। क्योंकि ये धारा समय के साथ चेंज हो रही, तो इसके कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स है वो भी समय के साथ क्या हुआ? चेंज। अब इस कुंडली के सिरों पर, इस कुंडली से संयोजित होगा चुंबकीय फ्लक्स। तो इस तरह से यहाँ पे फ्लक्स पैदा होगा। मान लेते हैं यहाँ एन पोल पैदा हो, यहाँ क्या हो जाए? एस। एन से कहाँ आएगा? एस की ओर, एस से एन की। अब तो देखें जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा है जो समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज। तो फैराडे भाई साहब अपने को बताएंगे कि अगर कोई ऐसा फ्लक्स जो समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज, और किसी कुंडली से लिंक हो रहा है, किसी कुंडली से क्या हो रहा है? लिंक, तो उसके सिरों में पैदा कर देता है विद्युत वाहक E बराबर ND5 भाग DT। बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा है क्या? E बराबर ND5 भाग DT। अब इसके इस कुंडली के सिरों पर पैदा होता है विद्युत वाहक बल, इसलिए धारा में परिवर्तन क्या करते भी? विरोध करते। क्या करते भी? विरोध। अब हमें तो पढ़ना था प्रेरकत्व। क्या पढ़ना था भी? प्रेरकत्व। अब सारी कहानी वहीं से आई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेरकत्व क्या है, तो प्रेरकत्व क्या बच्चों, देखिए जब भी किसी कुंडली को अपन ऐसे फ्लक्स से जोड़ें, ऐसे फ्लक्स से जोड़ें, या जो भी कुंडली है वो ऐसे फ्लक्स से लिंक हो जो समय के साथ क्या हो? चेंज, तो उसके सिरों पे पैदा हो जाता है विद्युत वाहक बल, और यह घटना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? प्रेरकत्व। समझ में आ गया? तो कोई भी कोइल अगर उसको आप ऐसे फ्लक्स से जोड़ रहे हो, या ऐसा फ्लक्स उससे लिंक हो रहा है जो समय के साथ क्या हो रहा है, और उसके सिरों में क्या पैदा हो रहा है? विद्युत वाहक बल। तो यह विशेषता क्या है? ये किसके कारण हो रहा है? प्रेरकत्व के कारण। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब देखो ये प्रेरकत्व हुआ दो टाइप का। कितने टाइप का? एक होता है जिसे बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं अनन्य प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं? अब जैसे आपसे पूछे ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग में वोल्टेज के कारण पैदा होती है, आप बोलते हो अनन्य। यहां किसके कारण हुई? स्वप्रेरकत्व के कारण। खुद का फ्लक्स खुद से लिंक हुआ, खुद का फ्लक्स खुद से लिंक हुआ तो वह स्वप्रेरकत्व। क्या हुआ? स्वप्रेरकत्व। अगर यही फ्लक्स अगर मैं यहां दूसरी वाइंडिंग लगा देता, अब ये वाला फ्लक्स बताओ उसके साथ जाके लिंक हो जाता है नहीं होता? उसके सिरों में भी पैदा कर देता विद्युत वाहक बल। अगर खुद का फ्लक्स
अगर खुद का फ्लक्स ना हो, दूसरी वाइंडिंग का फ्लक्स उससे लिंक हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके सिरों पे क्या पता करेगा, विद्युत वाहक बल, तो उसे बोलते हैं अन्योन्य प्रेरक। अन्योन्य का मतलब किसी अन्य का, किसी अन्य। इतनी बात समझ में आई क्या? बताओ प्रेरक तो सीखे क्या? जब भी कोई चौक कुंडली है उससे ऐसा फ्लक्स लिंक हो जो समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज, और उसमें पैदा कर देता है विद्युत वाहक बल, तो यह घटना कराती है प्रेरक। तो क्या कराती है? और प्रेरक तो कितने टाइप का होता है? दो टाइप। कितने टाइप का? सब प्रेरक तो वो अन्योन्य प्रेरक। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? चलो लिखते हैं इसके बारे में। बात है किसी बातें नहीं, किसी कुंडली से संयोजित होने वाले ऐसा संयोजित होने वाला, संयोजित होने वाला ऐसा चुंबकीय फ्लक्स, ऐसा चुंबकीय फ्लक्स जो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। इसके कारण कुंडली के सिरों पर, कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाते भी? प्रेरकता कहलाते। प्रेरकता कहलाते। अब देखिए, अब बात समझ में आ गई भी? क्या है इंडक्टेंस, क्या है प्रेरकता? अब जब भी अपन प्रेरकता की इकाई पढ़ेंगे, ऐसा इकाई पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हेनरी। क्या पढ़ेंगे भी? हेनरी। चाहे अगर आप बस अन्योन्य प्रेरकता होगा तो उसे लिखेंगे एम से, और अगर सब प्रेरकता हो तो उसे लिखेंगे एल से। किसे लिखेंगे? एल से। दोनों की इकाई क्या होती है भी? हेनरी। क्या होती है भी? हेनरी। तो मैं यही लिख देता हूं, तो देखें प्रेरकता की इकाई की एसआई इकाई हेनरी होती, हेनरी हो। अब यहां तक बातें समझ में आ गई सभी? तो अगर आपसे इस क्वेश्चन को इसके बारे में पूछ लिया जाए कि जो आपकी चौक कुंडली होती है उसमें अगर ऐसा फ्लक्स संयोजित करें जो समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज, और उसमें पैदा कर रहा है विद्युत वाहक बल, तो यह घटना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भी? प्रेरक। अब ये प्रेरक तो कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। एक सौ प्रेरक, तो दूसरा, तो अपन पहले पढ़ेंगे सौ प्रेरक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो प्रेरक तो दो प्रकार का होता है, मैं यहां लिख देता हूं। प्रेरक तो दो प्रकार का होता है। तो पहला है तो प्रेरक तो, इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, और दूसरा है अन्योन्य प्रेरक। प्रेरक समझ में आ गया भाई? अब अपन इसके बारे में बात करें, तो पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं तो प्रेरक तो। इसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन एल से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। अब स्वप्रेरक की घटना कब होगी? जब कुंडली का समय का फ्लक्स, कुंडली के द्वारा उत्पन्न समय के फ्लक्स के कारण क्या पता होता है? विद्युत वाहक बल।
तो इसे बोलते हैं स्वप्रेरित। क्या बोलते हैं भी? अब आपको पता करना है, तो देखिए जो स्वप्रेरित होगा वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। जैसे अपन ने अभी तक प्रतिरोध के बारे में बात की, लंबाई, एरिया, रो, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था, तापमान, फिर अपने पढ़ा था सी में, क्या पढ़ा था भी? सी में सिग्मा 0 सिग्मा आर पढ़ा था क्या ऐसा? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, एरिया और डिस्टेंस पढ़ा था। ऐसे अपन बात करेंगे स्वप्रेरित वेब, तो देखिए वो किन किन कारकों में निर्भर करता है। तो सिंपल सी पहली बात अपने पास में, तो देखें यदि किसी कुंडली के समय के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के संयोजन के कारण इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो यह घटना स्वप्रेरित कहलाती है। अब अगर आपसे चौक में पूछे तो बताओ स्वप्रेरित होता है कि अन्योन्य प्रेरित होता है? भी स्वप्रेरित कहलाती है। अब अपन बात करेंगे कि जो ये स्वप्रेरित है वो किन किन कारकों में निर्भर करता है। तो उसके लिए अपन बात करें कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे निर्भर करता है। तो अभी थोड़ी सी देर में चलेगा ठाकुर तो गियो, क्या चलेगा? पर आपको जाना मेरे साथ बने रहना, मैं इसलिए कहता हूं मेरे साथ क्या रहना है, मैं आपको समझाऊंगा, आपको सभी को समझ में आ जाए कि एक्चुअल में जो आपको पता नहीं है कि ये एल किन किन कारकों पर निर्भर करता है वो कैसे मिलेंगे। किया जाए? अरे किया जाए क्या? चलो करते। ऐसे आप थोड़े क्या बुलंद होने लगे हो, आप कहते कोई बात नहीं करवा दो, हम कर लेंगे। ठीक है भी। तो अपन बात करेंगे कि ये जो स्वप्रेरित जिसके बारे में अपने पढ़ा है वो किन किन कारकों में निर्भर करता है, उसके बारे में अपन पता करेंगे। अब देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं सोलेनॉइड कॉइल। किसकी बात करते हैं भी? सोलेनॉइड कॉइल की। ये मैंने एक कोयल बनाई है, बना दी बच्चों ऐसी कोयल। इस कोयल को मैंने हवा पे लपेटा है। किसमें लपेटा भी? लपेट सकते हैं ना? लपेट सकते हैं क्या? हवा पे लपेट दिया अपन ने बच्चों। देखें अब इस कोर में इस ये कोयल की लंबाई है, ये इस कोयल क्या भी यहां से लेके यहां तक लंबाई, कोयल की लंबाई है, चालक की लंबाई नहीं। किसकी लंबाई है? कोयल। ये इस कोयल का है यहां से लेके यहां तक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। ठीक है भी, ये इसका अनुप्रस्थ काट है क्षेत्र। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अगर मैं इस कोयल को प्रत्यावर्ती सप्लाई से जोड़ता हूं, किससे जोड़ता हूं भी? प्रत्यावर्ती सप्लाई से। यहां आपने प्रत्यावर्ती सप्लाई लगाई, सही है बच्चों। देखें जैसे आप प्रत्यावर्ती सप्लाई लगाओगे, बताओ इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी नहीं होगी? ऐसी धारा जो समय के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब बच्चों देखें मैंने एक वर्ड बोला सोलेनॉइड कॉइल, क्या बोला भी? अब टेक्निकल हेल्पर 2018 में यहीं से क्वेश्चन पूछा कि सोलेनॉइड कॉइल होती क्या है? जिसकी लंबाई उसके व्यास से क्या हो? अधिक हो। जिसकी लंबाई उसके व्यास से क्या हो? लंबाई ज्यादा है ना, व्यास क्या है? कम। जो एरिया दिखाई जा रहा है आपको, तो देखिए यहाँ तक। अब तो देखें जैसे अपने यहाँ प्रत्यावर्ती सप्लाई लगाएंगे तो धारा कौन सी प्रवाहित होगी? प्रत्यावर्ती धारा। अब इस प्रत्यावर्ती धारा के कारण इसके अंदर पैदा होगा चुंबकीय फ्लक्स। क्या पैदा होगा? चुंबकीय फ्लक्स। अब जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा उसका नाम रख दिया अपने फाई। क्या रख दिया अभी? इतनी बातें याद होगी। अब जो देखें ये जो चुंबकीय फ्लक्स फाई पैदा होगा इसको कैसे ज्ञात करें अपन? इसका पता कैसे लगेगा ये किसके बराबर होगा? इसकी अगर वैल्यू निकालनी हो तो कैसे लगाए? अब तो देखें एक चीज अपने यहाँ छोड़िए, इसमें घेरों की संख्या कितनी है? एन। ऐसे घेरे कितने बनाए मैंने? एन। घेरे मान लेते कितने बनाए अपने? एन। समझ में आ गया सभी? इस जो सोलेनॉइड कॉइल थी उसकी लंबाई तो कितनी है? एल। उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? ए। और इसमें बच्चों घेरों की संख्या कितनी है? एन। जैसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाई, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित तो उसके कारण चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो गया फाई। अब तो देखें जो चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है
वो बराबर होता है एमएमएफ भाग रिलेक्टेंस, जिसे आप बोलते हो प्रतिष्ठम। क्या बोलते हो अभी? प्रतिष्ठम बोलते हो क्या? कभी आपने अगर मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा है, और अभी तक अपन पढ़े थे इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्या पढ़े थे अभी? इलेक्ट्रिक। अगर यहाँ फाई होता है तो यहाँ इसका भाई आई होता है क्या? अगर यहाँ चुंबकीय वाहक बल होता है तो यहाँ विद्युत वाहक बल होता है, इसे ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अगर यहाँ प्रतिष्ठम है तो यहाँ प्रतिरोध होता है। क्या होता है अभी? प्रतिरोध। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? V भाग R, तो यहाँ पे आ गया एम भाग रिलेक्टेंस। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आपके पास है एम से लिखा मैंने चुंबकीय वाहक बल, और S लिखा है प्रतिष्ठम। क्या लिखा है? प्रतिष्ठम। इतनी बात समझ में आ गई? प्रतीक आगे समझ में? इतनी बात बेटा, प्रतीक यही था क्या? अब देखिए भी MMF चुंबकीय वाहक बल, इसको अपन कैसे लिखते हैं? जो देखें तो चुंबकीय वाहक बल को अपन MMF को लिखते हैं हमेशा N इंटू आई, N इंटू आई। अब N अपने पास यहां है घेरों की संख्या, और I है कुंडली में प्रवाहित है धारा, कुंडली में प्रवाहित है धारा। और अगर अपन बात करें प्रतिष्ठम को कैसे लिखते हैं? S को लिखते हैं L भाग म्यू जीरो म्यू आर बटा में एरिया। अब म्यू जीरो म्यू आर पहली बार सुनोगे आज, सही कह रहा? और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने सिग्मा सिग्मा नोट सिग्मा आर बताया था, नहीं बताया था? एप्सिलॉन एफ आर बताया था, नहीं बताया था? वो भी आएंगे, बता दूं, आप टेंशन मत लो। पहले बताओ, सीखिए इतनी बात। अगर अपन स्कोर का प्रतिष्ठम लिखेंगे, इस स्कोर का क्या लिखेंगे? प्रतिष्ठम, तो इसे लिखेंगे एल भाग म्यू जीरो म्यू आर बटा में एरिया। और अगर अपन एमएम लिखेंगे तो वो लिखेंगे एन इंटू आई। इतनी बात समझ गए सभी? अरे समझ गए कि नहीं समझे? अब तो देखें, अगर इस फॉर्मूले में अपन ये वैल्यू रख दें तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू क्या रख देंगे? एन गुणा में आई, सही क्या? चुंबकीय भाग बराबर किसका होगा? एम्पियर टर्न। और यहाँ पे क्या है? टर्न कितने हैं? एन, और धारा कितनी है? आई। और प्रतिष्ठम बराबर अपन लिख दिया एल भाग म्यू जीरो म्यू आर गुणा में एरिया। समझ में आ गया? अब बच्चों देखिए, ये बटा में है तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर। तो अगर अपन इसको लिखना चाहें तो अगर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए सोल्व करके, एन गुणा में आई लिख दें, म्यू जीरो म्यू आर एरिया भाग लंबाई। क्या लिख सकते हैं? क्या ये लिखा अपने चुंबकीय फ्लक्स को। अब कई ठाकुर तो गियो की श्रेणी में आने को तैयार हो गए हैं, तो मैं वापस बताता हूं, देखिए डरना नहीं। देखो जैसे अपन आर को लिखते हैं, किसका लिखते हैं भाई? आर को। आर को अपन लिखते हैं रो एल भाग एरिया, लिखते हैं। यहाँ आर का भाई क्या है? एस। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? एस को क्या लिखेंगे बच्चों? देखें, एल भाग म्यू जीरो म्यू आर बटा में एरिया। कुछ पूछना था? ठीक है भाई, समझ में आ गया बच्चों? देखें, तो अगर आर को अपन ऐसे लिखते तो एस को ऐसे लिख दिया अपन ने। अब अगर अपन बच्चों देखें वी को लिखते हैं आई गुणा में आर, इस टोटल वी का मान निकालते क्या लिखते हैं? आई गुणा में आर। तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं? एन गुणा में आई। अब देखो यहां से, अब अपने पास करना क्या था? इस चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना था। क्या इस चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कर लिया? ये चुंबकीय फ्लक्स का मान आ गया एन गुणा में आई म्यू जीरो म्यू आर एरिया भाग लंबाई। आ गया? अब आपको मैं सारी बातें बताने वाला हूं, थोड़ा सा आप पेशेंस रखना कि यहाँ म्यू जीरो क्या है, म्यू आर क्या है, सारी बातें बता दूंगा। और सब क्या करा दूंगा? याद भी करा दूं। करवाए कि नहीं करवाए पहले? तो डरना नहीं। अब देखिए, अब इस कोयल में, ये जो कोयल थी सोलेनोइड कोयल, जैसे ये चुंबकीय फ्लक्स इस कोयल से लिंक होगा तो यहाँ क्या पता करेगा? विद्युत वाहक बल। अरे हो नहीं होगा? इसके स्थिति में क्या पता होगा? विद्युत वाहक बल। अगर अपन उस विद्युत वाहक बल का मान लिखें तो ई बराबर अपन क्या लिखेंगे? एन डी फाइव भाग डी। सही लिखा गया? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। एन है घेरों की संख्या, फ्लक्स ऐसा फ्लक्स जो समय के साथ क्या हो रहा है? डी बटा डी टी बच्चों लिखने का मतलब होता है कि ये जो फ्लक्स है वो समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इतना मान समझ गए? अरे बात समझ गए क्या? अब जो देखिए, इस फ्लक्स का मान अपन ने लिख लिया है, इस फ्लक्स का मान अपन आज लिखेंगे एन गुणा में आई म्यू जीरो म्यू आर एरिया भाग लंबाई। समझ में आ गया? इस फाई का मान उठा के यहां रख देते, रख देते एन डी बटा में डी टी लिख दिया अभी। बाकी अपने अब तो देखिए, ये मान फिक्स होता है, घेरों की संख्या चेंज नहीं हो सकती। इन दोनों का मान भी क्या होता है? फिक्स होता है। इसका मान भी क्या होता है? फिक्स। तो चेंज क्या हो सकती है? धारा। क्या हो सकती है? धारा। तो जिसको चेंज करना है वो अपन अलग लिख लेंगे, बाकी एक साइड में लिख देंगे। तो देखिए, तो एक बार अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है भाई? आई एन म्यू जीरो म्यू आर
एरिया। अब देखो ये सारे मान है फिक्स, क्या बच्चों देखें, अब जो मान फिक्स होते हैं बच्चों देखें उनका अवकलन नहीं होता है, तो इनको लेंगे अपन इधर, क्या लेंगे, तो अवकलन किसका केवल आई का, डी आई भाग डी टी। तो अगर आप इन सबको इधर लेके आओगे तो यहाँ पे भी एन घेरों की संख्या है कि नहीं है, यहाँ पे एन क्या घेरों की संख्या, तो बताओ एन स्केयर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा एन स्केयर। यहाँ लिखेंगे म्यू 0, यहाँ लिखेंगे म्यू आर, यहाँ लिखेंगे एरिया भाग लंबाई, और यहाँ लिख देंगे डी आई भाग डी। समझ में आ गया। अब अभी आप कह रहे हो एल नहीं है अब तक हमारा, क्या नहीं है अभी, एल अभी आ जाएगा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई। अपने कुछ नहीं किया, तो देखें यहाँ पे वो जो फाई का मान निकाला, उस फाई के मान को यहाँ ले आए, उस फाई का मान अपने यहाँ रख दिया, जो समय के साथ चेंज हुआ तो उसको यहाँ रख लिया, बाकी को सारे को इधर ले गए, सही है। अब यहाँ पे एन घेरों की संख्या, यहाँ पे एन घेरों की संख्या, तो एन स्क्वायर हो नहीं होगा, म्यू 0 म्यू आर एरिया भाग लंबाई डी आई भाग डी टी। अब आपने एक इक्वेशन तो ये पढ़ी जो आज ही पढ़ी, सही कह रहा हूँ, जो केवल क्या पढ़ी है आज। एक इक्वेशन आपने बाद में पहले और पढ़ी होगी, ई बराबर एल डी आई भाग डी टी, पढ़ाई नहीं पढ़ाई, ई बराबर एल डी आई भाग, अरे पढ़ी गई इक्वेशन। अब तो देखें यहाँ ई की जगह ई है कि नहीं है, डी आई बाई डी टी की जगह क्या है, डी आई बाई डी टी, अरे है कि नहीं है। तो ये जो सारा लिखा गया बताओ उसकी जगह यहाँ पे क्या लिखा है, एल। ये कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या है, तो जो कुंडली का जिसका अपने को स्वप्रेरकत्व का मान निकालना था उसका मान आ चुका है एल बराबर एन स्केयर म्यू 0 म्यू आर एरिया भाग लंबाई भाग लंबाई, और इसकी कहीं पढ़ेंगे हेनरी, क्या पढ़ेंगे भी, यानी जो आपकी चौक कोइल का जो प्रेरकत्व होता है वो निर्भर करता है घेरों की संख्या पर, घेरों की। अब यहाँ पे लिखा है म्यू 0, क्या लिखा है, इसे बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, क्या बोलते हैं, वहां पढ़ा था निर्वात की विद्युतशीलता, क्या पढ़ा था, यहाँ लिखा है म्यू आर, क्या लिखा है, इसे बोलेंगे निर्वात की आपेक्षिक चुंबकशीलता, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे निर्वात की आपेक्षिक चुंबकशीलता, वहां पढ़ा था निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता। यहाँ पे कोर का एरिया कितना है ए, और लंबाई क्या है एल। अब अगर आपकी लंबाई बढ़ती है तो देखिए तो घेरों की संख्या, घेरे दूर हो रहे नहीं हो रहे, तो या तो आप एल लिख लो या लिखो डी, या क्या लिखो भी डी, और यहाँ पे जो डी होगा घेरों के बीच की दूरी, एल या डी जो आपको अच्छा लगे, एल या डी। अब आपको मैं एक इमेज दिखाऊंगा, कुछ चीजें आपको यहाँ से समझ में आएंगी। अभी कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आया ना, थोड़ा थोड़ा समझो, थोड़ा, मैंने कहा कई ठाकुर तो गियो की श्रेणी में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार और कहूंगा समझ में आए, कोशिश करो तो समझ में आ जाए, मैं भी तो कर ही रहा हूं। अब आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, तो देखें इधर, ये आपकी निम्मी की बुक की इमेज है, और आपको ये फॉर्मूला पूरा मिल जाएगा जो मैंने आपको लिखाया है, और बताया उसने भी नहीं कि आया कैसे, आया कैसे, बताया उसने भी दिया। अब आपको ये चार इमेज दी गई बच्चों, देखिए मान लो, अब देखो ए बी सी और डी। अब यहां देखो, यहां पर आपके पास कोर मोर नंबर ऑफ टर्न्स, घेरे क्या दिए गए, यहां घेरे क्या दिए गए, तो बताओ इस कोइल का इंडक्टेंस ज्यादा होगा इसका ज्यादा होगा, हमने पढ़ा है एल समानुपाती एन का स्केयर, पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो जिसमें घेरे ज्यादा होते हैं उसका प्रेरकत्व ज्यादा होता है कम होता है, अरे ज्यादा हुआ, क्या हुआ, यहाँ घेरे ज्यादा तो प्रेरकत्व क्या हुआ, और यहाँ घेरे कम तो प्रेरकत्व क्या हुआ, कम होगा। समझ में आया नहीं है, अरे समझ में आया, घेरे ज्यादा तो प्रेरकत्व ज्यादा, घेरे कम तो प्रेरकत्व कम, समझ में आई नहीं है। अब आज आपको एक बात समझ में आएगी कि ट्रांसफार्मर में जिस साइड घेरे ज्यादा होते हैं वहां वोल्टेज ज्यादा क्यों होती है, समझ में आएगा, यही कारण है प्रेरकत्व, यही कारण है प्रेरकत्व, जिस साइड घेरे ज्यादा होते हैं वहां प्रेरकत्व क्या होता है ज्यादा, वहां वोल्टेज भी क्या मिलती है ज्यादा। अब बताओ इसी में से समझ में आई नहीं है। अब तो देखिए यहां से आपको दिखाई दे रहा है कोर का एरिया, कोर का ये एरिया ज्यादा है, यहाँ एरिया क्या है कम, अरे है कि नहीं है। अब कोर एरिया के बताओ समानुपाती की विलोमानुपाती है, समानुपाती, क्या है भी बताओ, इस कोर का, यहाँ इस कोर का प्रेरकत्व ज्यादा होगा कम होगा, यहाँ क्या होगा। अब बड़ा ट्रांसफार्मर लेके आओगे जिसका कोर का एरिया ज्यादा, वहां वोल्टेज ज्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी, और जो ट्रांसफार्मर छोटा सा लेके आओ उसमें कोर एरिया क्या है कम, वहां वोल्टेज क्या मिलेगी कम, होता ही नहीं होता ऐसा। दो बातों से एग्री हो गए। चलो अब आप बच्चों देखिए तीसरा डायग्राम देखो, तीसरा डायग्राम मतलब बी डायग्राम देखो,
ठीक है, बी करवा दिया। चलो सी को देखो, यहाँ घेरे बच्चों देखे क्लोज स्पेसिंग, यहाँ घेरे क्या है पास पास, यहाँ घेरे क्या है दूर दूर। तो आपका जो एल है बताओ विलोमानुपाती डी है कि नहीं है, क्या है डी। तो अगर ये दूर दूर, अगर इनकी दूरी ज्यादा है तो इसका मान क्या होगा, कम होगा। मान क्या होगा, कम। तो अगर आप घेरे दूर दूर बनाते हो तो प्रेरकत्व का मान क्या हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा, कम। अब आप तो देखिए ए इमेज देखो, ए में आपको जो कोर दिखाई देगी, एक दिखाएगी सॉफ्ट आयरन, किसकी दिखाई देगी, एक दिखाएगा हार्डेंड स्टील, हार्डेंड स्टील यानी स्टील है वो कठोर है, क्या भाई कठोर। जब भी आप तो देखिए मटेरियल, अगर आप हार्ड मटेरियल काम में लेते हो तो उसमें आपका जो प्रतिष्ठम होता है वो अधिक होता है, इसका एस क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका एस क्या होगा, और इसका एस क्या होगा, कम। बताओ प्रेरकत्व किसमें ज्यादा होगा फिर, जिसका एस क्या है, कम। तो इसमें क्या बच्चों देखें, इसका जो म्यू एस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, चुंबकशीलता की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। अब आपने छठी क्लास एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि नरम लोहे की पत्तियों पर किसमें कुंडली को लपेटा जाता है, हर बार बोलेगा नरम लोहे की पत्तियों में कुंडली को लपेटा, कभी पढ़ा कठोर लोहे की पत्तियों पर कुंडली को लपेटा जाता है। तो वहां पर बच्चों देखें अगर आपके पास कठोर हो गया है तो उसका एस क्या हो जाएगा, ज्यादा। समझ में आएगी नहीं है, आप कुछ समझ में आई जो बातें बताना चाह रहा, वापस चलते हैं वहां आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं है। अब देखो वापस पढ़ाता हूं मैं आपको, वापस पढ़ा दूं एक बार, अरे पढ़ा दूं, ठीक है भाई कोई दिक्कत, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं है। अब देखो बच्चों अगर आप ये फॉर्मूला बना लोगे ना खुद तो आपको आएगा कॉन्फिडेंस, क्या आएगा, यार ये मेरे को बनाना आ गया, तो आप मेरे को एल की वैल्यू सारी याद हो जाए कि एल किन किन कारकों में निर्भर करता है, और आपको मैं क्वेश्चन करा के भेजूंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, नहीं आएगी तो वो मामला गड़बड़। तो देखो अपने क्या पढ़ा था, सबसे पहले तो अपने ली थी सोलेनॉइड कोइल, क्या ली थी, और सोलेनॉइड कोइल के बारे में पूछे तो जिसकी लंबाई उसके व्यास से क्या हो, अधिक हो, जिसकी लंबाई उसके व्यास से क्या हो, अधिक। अब अपने कहा इसमें घेरों की संख्या कितनी है, एन, लंबाई कितनी है, एल, कोर का एरिया कितना है, ए। समझ में आ गया। जैसे अपन प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, इसके कारण इसके सिरों में पैदा होगा विद्युत वाहक बल। अब हम बात करेंगे जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा वो बराबर होगा एम एम भाग रिलेक्टेंस के, एम एम भाग, और यहाँ पे एम एम एफ है चुंबकीय वाहक बल, और एस है प्रतिष्ठम क्या है। अब जो एम एम को लिखते हैं वो लिखते हैं एन गुणा में आई, एन गुणा में आई, चुंबकीय वाहक बल की इकाई पड़ी होगी आपने एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न, तो अपने यहाँ टर्न को क्या ले लिया एन, और धारा क्या ले लिया आई। अब एस को लिखते हैं एल भाग म्यू जीरो म्यू आर बटा में एरिया, इस कोर का जो प्रतिष्ठम होगा वो इसकी लंबाई, इसके एरिया और इसका कोर पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो अपने एस को लिख दिया, एस को क्या लिख दिया अपने, एल भाग म्यू जीरो म्यू आर बटा में एरिया, इतनी बात समझिए सभी। अब अपने क्या किया, यहाँ मान रख दिया इसमें एन गुणा आई बटा में एस का मान दिया एल भाग म्यू जीरो म्यू आर बटा में एरिया, ये कहाँ चला गया ऊपर, तो अपने लिख दिया एन म्यू जीरो म्यू आर एरिया भाग लंबाई, इतनी बात समझ में आ गया। अरे आगे सबको, राजेश कुमार आगे समझे। अब देखिए इसके बाद अपने क्या किया कि जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो किसके बराबर होगा, एन डी आई डी फाइव भाग डी टी के। अब फ्लक्स का मान आपको यहाँ रखना है वापिस, तो फ्लक्स का मान अपने पास क्या है, एन गुणा में आई म्यू जीरो म्यू आर एरिया भाग लंबाई, आ गया समझ में। ये मान सारा उठा के यहाँ रख दिया अपने, रख दिया अभी। अब इसमें से वो मान देखो जो समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज, रोज चेंज हो रही है, धारा क्या हो रही है, धारा। अब धारा क्यों रख लेंगे, बाकी सारा इधर कर देंगे, तो सारे फिक्स मान थे अपने इधर कर दिए। अब बाद में अपने धारा को यहाँ सारे इधर ले आए, तो एन और एन क्या गया है, स्केल, म्यू जीरो म्यू आर एरिया को सेम लिख दिया, बटा में क्या लिख दिया एल, और यहाँ लिख दिया डी आई भाग डी टी। फिर अपने इसको कंपेयर किया दूसरे फॉर्मूले से, ये दूसरा फॉर्मूला होता है ई बराबर एल डी आई भाग, तो डी आई भाग डी टी की जगह डी आई भाग डी टी एक नहीं है, ई किस गया ई एक नहीं है, तो एल किस गया बताओ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एन स्केयर म्यू जीरो म्यू आर एरिया भाग लंबाई। इस लंबाई को आप क्या लिख सकते हो, एल या डी। अगर आप लंबाई कब बढ़ेगी, जब घेरों के बीच की दूरी बढ़ेगी, और कम कब हो जाएगी, घेरों की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे समझ में आई नहीं है, अगर आपको हाथ में एक स्प्रिंग दे दिया जाए, उसको अगर आप दबा दोगे तो उसके घेरे बताओ चिपक जाएंगे नीचे जाए, तो लंबाई क्या हो जाएगी, कम, और जैसे छोटे हो क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो चाहे उसे आप तो देखे इसको इससे लंबाई से भाग दे दो, या क्या कर दो डिस्टेंस दे दो, क्या लिख दो भी डिस्टेंस। समझ में आई नहीं है। अब आपको प्रेरक तो किन किन कारकों में निर्भर करता पता चल गया क्या, तो प्रेरक तो आपके किन किन कारकों में निर्भर करेगा, घेरों की
घेरों की संख्या, कोर का अनुप्रस्थ काट है क्षेत्रफल, घेरों के बीच की दूरी, और चौथा है बच्चों देखिए कोर पदार्थ, कोर और कोर पदार्थ की होगी चुंबकशीलता, क्या होगी चुंबकशीलता। बताओ बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं? अरे अब समझ में आ गया नहीं आ गया? चलो ठीक है, पानी पी लेने दो या अपन आगे लिखते हैं। बात नहीं, बात नहीं, बात एक इंडक्टर के बात, अरे बात एक इंडक्टर का बच्चों देखिए डॉट कनेक्शन बनता है, क्या बनता है डॉट कनेक्शन। और वो डॉट कनेक्शन आज तक मैंने आपकी कहीं किताब, किसी भी किताब में नहीं पढ़ा है, फिर भी एग्जाम में वो डॉट कनेक्शन दे दिया जाता है, कहीं नहीं आता वो। फिर भी आपको पिछली बार मैंने लोको पायलट के पेपर में देखा, शायद इस बार भी था, कई बार उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे, जबकि आपके डॉट कनेक्शन कहीं भी नहीं, पर अपन नहीं छोड़ेंगे, तो जो अपन कर रहे हैं उसको ढंग से करना है। तो अपने बात करें मुझे देखें एल किस पे निर्भर करता है, तो एल का फॉर्मूला लिख देते हैं मुझे देखें। एल बराबर अपने पढ़ा है, जो स्वप्रेरकत्व है उसका फॉर्मूला अपने बना लिया है। स्वप्रेरकत्व एल बराबर होता है एन स्केयर, क्या होता है अभी, म्यू जीरो म्यू आर एरिया भाग डी। मैं इसको डी से लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भी, डी लिख दो डी से। तो डी से आपको बच्चों देखिए, आपने कैपेसिटर में पढ़ा था डी, प्लेटों के बीच की दूरी, तो यहां आपको बताएं घेरों के बीच की दूरी, तो आप को रिलेट कर पाओगे, ठीक है? अरे कर दोगे, इसलिए मैंने आपके लिए क्या लिखा है, डी। अब जो देखें यहाँ पे अपने पास क्या है, पहले लिखें एन क्या है, तो एन बच्चों देखें कुंडली में घेरों की संख्या, कुंडली में घेरों की संख्या, घेरे कितने हैं उसमें। ए है कोर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, कोर का, चालक का नहीं लिखना अभी, कोर का लिखना है, जिस पर कुंडली को लपेटा गया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। टी अपन लिख रहे हैं इसको, घेरों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, इसे आप एल से भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूरी बढ़ा रहे हो तो लंबाई बढ़ जाएगी, घटा रहे हो तो लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है? अब बताओ यहां तक बातें समझ में आ गई? अब अपन इसके बारे में पढ़ते जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, म्यू जीरो, इसे बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, की चुंबकशीलता। अब इसका मान याद करना आपको, कितनी पाई लानी है, 4 पाई। अब इसका मान होता है देखें 4 पाई 10 की घात -7 हेनरी प्रति मीटर। कितनी पाई लानी है अमिजोत, कितनी पाई लानी है, 4 पाई, 4 पाई गुणा 10 की घात -7 हेनरी प्रति मीटर। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि निर्वात की चुंबकशीलता का मान बताएं, तो कितना होता है 4 पाई 10 की घात -7 हेनरी प्रति मीटर, याद हो गया? अब तो देखें, अब हम बात करें निर्वात की आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर। अब बताओ निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या पड़ा था, इसमें भी एक ही पढ़ना है, आपेक्षिक चुंबकशीलता। इसका मान कितना था, 1, और इसकी कोई इकाई नहीं। अब देखो वापिस वही बात क्या आई, एक ही क्यों आया, क्योंकि अब तो देखिए जितने भी कोर पदार्थ हैं उनकी जब अपन चुंबकशीलता का अध्ययन करेंगे तो वो किसके रिलेशन में करेंगे, निर्वात में। किससे कंपेयर करेंगे बार बार, निर्वात से। किससे भाग देंगे बार बार, 4 पाई गुणा 10 की घात -7 से। अगर आप तो देखें निर्वात को चुंबकशीलता को 4 पाई गुणा 10 की घात -7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, अरे आया नहीं आएगा? अब कोई इकाई बचेगी, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती। बताओ समझ में आई नहीं आएगा? अब तो दोनों बातें याद होगी। अगर आपको विद्युतशीलता के बारे में आता तो चुंबकशीलता याद होगी नहीं होगी? तो वहां पढ़ा था 8.85 10 की घात -12 फेरेड प्रति, और यहां पढ़ा है 4 पाई गुणा 10 की घात -7 हेनरी प्रति मीटर, याद हो गया? कोई दिक्कत? चलो अब हम बात करें आपेक्षिक विद्युतशीलता है क्या। अगर अपन चुंबकशीलता को परिभाषित करें तो वो क्या है, चुंबकशीलता होती क्या है, चुंबकशीलता
अब देखिए भी, अपने वहां पढ़ा था विद्युतशीलता के बारे में कि जो आपका दो प्लेटों के बीच में कुछ अलग पदार्थ भरा गया था, उसकी एक विशेषता थी कि वो वहां पे विद्युतीय क्षेत्र के उत्पन्न होने में क्या करे, संयोग। अब तो देखिए यहां पर जो अपन कोर मटेरियल लेंगे, क्या लेंगे, कोरियर मटेरियल, जिसकी अपन बना रहे कोर, क्या बना रहे हैं भी, कोर, क्या बना रहे भी, कोर। अब इंडक्शन मोटर में अपन बार बार पढ़ते हैं, तो कोर किसकी बनी होती है, सिलिकॉन है, स्टील की, अरे बनाते हैं बनाते, तो वहां कोर सिलिकॉन स्टील के बना रहे हैं कि वो आपका जो आसानी से चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न होने में क्या करेगा, सहयोग करता है, क्या करता है भी, सहयोग। वहां लकड़ी कोर क्यों नहीं बना देते, क्या लकड़ी में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा भी। तो अगर अपन चुंबकशीलता को परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे, कोर पदार्थों का वह गुण जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने में, चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने में संयोग प्रदान करे या संयोग करे, चुंबकशीलता कहलाती है। अब एक वर्ड पढ़ा हुआ आपने, पारगम्यता, पढ़ा है क्या, चुंबकशीलता और पारगम्यता एक ही बात होती भी, चुंबकशीलता कहलाती, पढ़ा है क्या कुछ, पढ़ा है चुंबकशीलता के बारे में, पढ़ा है आपने, जिससे आपने म्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं भी, म्यू, पारगम्यता बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं परमिबिलिटी, क्या बोलते हैं भी, पढ़ा है आपने, ठीक है, नहीं पढ़ा तो बताऊंगा मैं, मैग्नेट में पढ़ाऊंगा आपको सारी बातें, ठीक है भी। तो अगर अपन चुंबकशीलता को परिभाषित करें तो कोर पदार्थों का वह गुण जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने में क्या करे, संयोग करे, क्या करे, वो क्या कहलाएंगे, चुंबकशीलता, क्या कहलाते भी, चुंबक। इसकी इकाई क्या पढ़ेंगे अपन, हेनरी प्रति मीटर, इसकी इकाई हेनरी प्रति मीटर होती है, इसकी एसआई इकाई, इकाई हेनरी प्रति मीटर होती, इतना याद हो गया भी। अब इंग्लिश में बोलते हैं बेटा परमिबिलिटी, ठीक है, अभी रुको, अभी आपका जो मैग्नेट का टॉपिक आएगा, अपन खूब मैग्नेट की चर्चा करेंगे, कई दिन चलेगा आपके, कई दिन मैग्नेट चलेगा आपके बाद में, तो अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सही क्या भी। देखो मैं मेरे साइड पे आपके जो आपको जो जितना नॉलेज डिलीवर करना है मैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है भी। और मैं आपको एक ही बात कर रहा हूं, आप रिवीजन करने में कमी मत छोड़ें, नोट्स बनाने में कमी मत छोड़ें, क्वेश्चन लिखने में आलस मत करें, मैं नहीं करा ना आलस, आप बिल्कुल मत करें, ठीक है भी। तो थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपको बार बार थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधी सी बात कहता हूं। चलो चुंबकशीलता के बारे में सीखे, अब विद्युतशीलता था विद्युतीय क्षेत्र के उत्पन्न होने में संयोग, चुंबकशीलता आ गया चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने में संयोग। अब इसके बारे में अपन बात करें आपेक्षिक चुंबकशीलता के बारे में, आपेक्षिक चुंबकशीलता, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी, चुंबकशीलता, इसको अपने लिखा है म्यू आर, म्यू आर। अब देखिए, अब अपन को अनुपात लेना, क्या लेना भी, अनुपात, किसी कोर पदार्थ, किसी कोर पदार्थ की विद्युतशीलता, की चुंबकशीलता, की चुंबकशीलता, वह निर्वात की, वह निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात, का अनुपात रेशियो आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाती है, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाती है। अब तो इसकी कोई इकाई बचेगी क्या, वहां अपेक्षित विद्युतशीलता कोई इकाई नहीं थी, यहाँ चुंबकशीलता भी कोई इकाई नहीं होगी, इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं।
अब इसको लिख लेते हैं भी। तो अपना अगर म्यू आर निकालना है तो पदार्थ को अपन लिखते हैं सबस्टेंस, क्या लिखते हैं भी, मैंने लिख दिया म्यू एस, क्या लिख दिया, और भाग दे दिया म्यू जी। समझ में आ गया? तो हेनरी प्रति मीटर भाग हेनरी प्रति मीटर, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कोई इकाई बचेगी क्या, कोई इकाई नहीं बचेगी। अब तो देखें इसको कैसे लिख सकते हैं। और अगर अपन इसको ऐसे लिखना चाहें, अरे भाई अगर अपन इसको ऐसे वज्र गुणा कर दें, अरे वज्र गुणा कर दें भाई इसको, तो म्यू एस बराबर क्या होगा फिर, म्यू जीरो गुणा में म्यू आर। समझ में आई नहीं है? जिस पदार्थ की, जिस कोर पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान ज्यादा होगा, उसकी चुंबकशीलता का मान भी बताओ ज्यादा होगा नहीं होगा, अरे बता दो। जिस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान ज्यादा होगा, उसकी चुंबकशीलता का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा बच्चों, ज्यादा। अब बच्चों देखें, अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपने कभी आईआईटी में पढ़ा है तो कोर मटेरियल आपने 3 टाइप के पढ़े होंगे, लो चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जितने भी आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जिसे बोलते हैं लो चुंबकीय पदार्थ, उनकी चुंबकशीलता का मान बहुत अधिक होता है। अरे होता है ना, लोहा, कोबाल्ट, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील, इनकी इनकी जो चुंबकशीलता उसका मान क्या होता है, अधिक होता है। तो इनकी अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आया नहीं आ गया? अरे समझ में आ गया सभी को? अब तो यहां तक कोई डाउट है तो पूछे। अब तक जो पढ़ा दिया पूछो, डाउट है तो कोई दिक्कत। प्रेरक के बारे में समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? अब तो देखें, एक बात का विषय ध्यान रखें, तो देखें आज जो कराया ना उसको आज ही करना है जाके, अगर आपको इन बातों को समझना है तो। ठीक है भाई, जीवन में 2 तरीके हैं, एक तो आदमी कहेगा कि आज करे सो आज कर, ठीक है भाई, क्या बोल गए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है भाई। एक तो ये वाला तरीका है, पल में पल्ले हो जाएगी, बहुरी करेगो कब। एक होता है, ये तो सफल होने का मामला। एक है आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी भी क्या जल्दी है, जीना है परसों। एक तरीका ये। तो अगर वो तरीका आप सेकंड वाला लगाओगे, क्या लगाओगे, सेकंड वाला, तो फिर आपको नौकरी लगने में भी क्या साल लगेंगे, बरसों। और अगर आपको आज करवाया, आज आए कर लोगे, नोट्स बना लोगे, देखो बातें, देखो होता क्या बच्चों, देखें अपना सिंपल सी बात बताऊं, आज आपको कोई एड्रेस बताए, क्या बताए एड्रेस, और उस आप एड्रेस को 10 दिन बाद लिखो तो फोन ही करोगे क्या यार भूल गयो, ऐसा सही है क्या? और अगर आपको कोई चीज आज बताई जाए, आज आके लिख दो तो भूलोगे क्या? उस बात को आपको करना है, पता है आपको, पर आलस आराम करने नहीं देता है, तो उसको हराना है कि नहीं, आज होमवर्क दिए, आज ही करना है, आज ही करना है। तो आपको सारी बातें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। और फिर डिफरेंस करो, यार उधर कैपेसिटर में क्या पढ़ के आए थे, इधर क्या पढ़ रहे हैं, आर में क्या पढ़ के आए थे, इसमें क्या पढ़ रहे हैं। जब आप तुलनात्मक अध्ययन करना सीख जाओगे ना बच्चों, देखें तो आपका पढ़ना, आपके लिए जो आपको पढ़ाई आज एक सजा लग रही है ना, उसमें आपको मजा आएगा। क्या आएगा, मजा। यार आर के बारे में सीख गया, सी के बारे में सीख गया, अब मैं किसके बारे में सीख गया, एल के बारे में सीख गया। एक दूसरे से कंपेयर करते जाओ, आपकी चीजों आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चीजों के याद करने के, पढ़ाई का भी क्या होता है, क्या तरीका होता है, क्या होता है भी तरीका। और जिसको किसी काम करने का तरीका नहीं होता, उसके रिजल्ट सही नहीं आते। सही क्या? अब जो देखें, आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ, अपन ग्रामीण क्षेत्र में लेते हैं, जो लोग लकड़ियां काटते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ काटते हैं, क्या काटते हैं, बड़े बड़े पेड़ काटते हैं, वो एक आदमी, एक आदमी, सिंगल आदमी, ठीक है, 2-2, 3-3 क्विंटल के जो लठ होते हैं उनको उठा देता है। और आप अपने से ना उठे 20 किलो का, उनको उस वजन को उठाने का क्या होता है, तरीका होता है। क्या होता है? तो इसलिए हर चीज को जो दिखेगा आप तरीके से करोगे तो आपको क्या लगेगा, आसान। क्या लगेगा, आसान। आप बस एक परफेक्ट तरीके की तरफ आप जाएं, आपको सब्जेक्ट क्या लगेगा, आसान लगेगा। और उसके लिए आपकी नीयत क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ो जाए। इतनी बातें याद होगी? चलो भी, अब अपने पास लास्ट फैक्टर बचा था, वो हो गया भी। चलो अब अपन देखें, मुझे देखें क्या अपने सारे मान लिख दिए भी यहाँ पे। तो अपने पास बच्चों देखें, अब म्यू जीरो म्यू आर की जगह अपन कुछ और लिख सकते हैं। बताओ क्या लिख सकते हैं, म्यू एस, म्यू एस। और ये है कोर पदार्थ की चुंबकशीलता, कोर पदार्थ की
और कोर पदार्थ की चुंबकशीलता किसके समानुपाती होती है? म्यू आर के। तो म्यू जीरो का मान तो क्या होता है? फिक्स। कितना फिक्स किया? 4 पाई गुणा 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। बताओ किया कि नहीं किया? अरे किया कि नहीं किया? अब समझ में आ गई सारी बात? चलो, तो अब अपन इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं? तो देखें, तो L बराबर जो कोर का प्रेरकत्व होगा वो आएगा n स्क्वायर म्यू एस। म्यू एस यहां क्या लिखूं? एरिया भाग डी। लिख सकते हैं ऐसा? अब यहाँ पे बड़ा म्यू एस आ गया कोर पदार्थ की चुंबकशीलता, और कोर पदार्थ की चुंबकशीलता डायरेक्ट समानुपाती है आपेक्षिक चुंबकशीलता की। आपेक्षिक बताओ समझ में आई नहीं है? अब आज आपको बच्चों देखिए छोटा सा काम करना है। आपके पास सुबह से लेकर शाम तक 1.5 GB डाटा देता है अंबानी, देता है क्या? आप जाके उसमें आपको अगर लिखना नहीं आया अपेक्षिक तो आप बोल के बताना उसको कि मुझे अलग अलग पदार्थों के कोर पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता के मान बताएं। क्या बताएं? अलग अलग कोर पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता के मान बताएं। वो आपको टेबल बना के दे देगा। क्या दे देगा? टेबल। आपको याद हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे। अब मैं लिखा सकता हूं, मैं लिखाऊंगा फटाफट आपको। सर आपने लिखाया, कुछ चीजें आप देखा करो जाके, कुछ चीजें आप देखा क्या यार इसके मान अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब याद हो गया मुझे? देखें तो अपने पास यहां आ गया म्यू एस पदार्थ की चुंबकशीलता, तो ये अपने पास बच्चों देखें ये आ गया हेनरी में। क्या आ गया बच्चों? हेनरी। अब अगर अपन बताएं तो ये बताओ किन किन कारकों पर निर्भर कर रहा है? तो सब प्रेरकत्व की निर्भरता, तो प्रेरकत्व की तो प्रेरकत्व की निर्भरता। तो पहला बच्चों देखिए क्या लिखेंगे? घेरों की संख्या। घेरों की संख्या, घेरों की संख्या क्या है अभी? n। तो बताओ क्या लिखे अपन यहाँ पे? तो प्रेरकत्व L समानुपाती होगा घेरों की संख्या के वर्ग। क्या सही लिखा भी? तो अगर आप घेरों की संख्या को बढ़ाएंगे तो प्रेरकत्व का मान बढ़ाएंगे घेरों की संख्या के वर्ग में बढ़ेगा, और घटाओगे तो वर्ग में घटेगा। याद रहेगा? तो घेरे ज्यादा तो स्वप्रेरकत्व का मान है ज्यादा, पर ज्यादा किसमें? वर्ग में। किसमें? वर्ग में। और घटाओगे तो घटेगा वर्ग। समझ में आ गया? तो तो देखें समानुपाती है तो अपन इसको लिख देंगे एल एन स्क्वायर। बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। सही है भी? एल समानुपाती है एन स्क्वायर के, घटाओगे तो घटे। कोई दिक्कत? समझ में आ गए थे नोट्स? अरे आगे नोट्स। चलिए क्वेश्चन लिखो फिर। आपको यार मजा तो आने लग गया, जो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको तो अच्छा लगता है थ्योरी पढ़ के। क्या सही कह रहे होंगे राम सिंह? बढ़िया लगता है? आप एंजॉय करें तो देखें, पढ़ाना मेरे पे छोड़ दो, कैसे पढ़ाना मैं बता दूंगा सब। ठीक है? देखिए भी, एक चौक कुंडली का प्रेरकत्व 20 मिली हेनरी है। मिली को लिखते हैं बच्चों 10⁻³ और अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हो तो सीधा लिख लेना। एक चौक कोइल का प्रेरकत्व 20 मिली हेनरी है। एक चौक कोइल का प्रेरकत्व 20 मिली है। मैं लिख रहा हूं जो देखें 20 मिली हेनरी है। एमएच लिख दो। यदि घेरों की संख्या को दो गुना कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए तो स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। तो घेरे 2 गुना तो स्वप्रेरकत्व 4 गुना। ठीक है भी? ऑप्शन आपको दे देगा 40 मिली हेनरी। कई कहेंगे सर दुगुना हो जाएगा, कई कहेंगे सर आधा हो जाएगा, पर जो कहेंगे 80 हो जाएगा वो केवल 10% होंगे। ये हो जाएगा 100 मिली हेनरी। तो आंसर आएगा आपका 80 मिली हेनरी।
तो अगर आप घेरों की संख्या को 2 गुना करोगे तो 2 का वर्ग कितना है 4, तो 4 को पहले वाले मान से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 80। तो आपके पास आएगा 80 मिली हेनरी। बताओ समझ में आएगा नहीं है? 80 मिली हेनरी। तो घेरों की संख्या को बढ़ाने पर कोर का 100 प्रेरकत्व का मान बढ़ाएगी घेरों की संख्या के वर्ग में बढ़ता है। समझ में आ गया? तो देखें, अगर आपको 2 चौक कोयल दे दी जाए, कितनी चौक कोयल दे दी जाए जिनमें घेरों का अनुपात 1:2 है, कितना है? तो उनके सब प्रेरकत्व का अनुपात बताएं कितना हो जाएगा? 1:4। 1:4 गलती नहीं करनी है। 1:4 मैंने बताया घेरों की संख्या का अनुपात 1:2। तो अब तो देखिए सब प्रेरकत्व अनुपात घेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है नहीं होता? तो 1 का वर्ग करोगे तो 1, 2 का वर्ग करोगे तो कितना आया? तो 1:4। गलती नहीं करें। क्या इस क्वेश्चन में सेम आएगा नहीं? आंसर बताओ। अगर अपन मान लेते यहाँ 10, यहाँ कितना है 80, 80 वाला कितना है 1, और 20 वाला कितना है 1, 80 वाला कितना है 2, तो बताओ 1:4 आएगा नहीं आएगा? 20 चौका है 80, 1:4। तो याद रखना बच्चों, देखिए याद रहेगा अब। चलो नेक्स्ट अब लिखे भी, कोर का क्षेत्रफल। कोर का क्षेत्रफल लिख तो दिया था कि अपने फॉर्मूले में? लिख तो दिया था कि भाई वहां लिख दिया ना यहाँ पे, कोर का क्षेत्रफल। और कोर का क्षेत्रफल कितना बच्चों? ए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब बताओ इसके समानुपाती के विलोमानुपाती है? अब जो देखिए, जैसे मैं आपको कंपेयर करना सिखाता हूं, देखो ये देखो सारे कंपेयर कैसे करना होता है। अभी देखो, सबसे पहले अपने पढ़ा आर, क्या पढ़ा? बताओ समानुपाती के विलोमानुपाती है? आर विलोमानुपाती होता है, क्या होता है? सी और एल समानुपाती होते हैं, सही है क्या? सी और एल क्या होते हैं? सी समानुपाती किसके था? एरिया के। एल भी समानुपाती किसके? एरिया के। समझ में आएगा नहीं है? ऐसे कंपेयर करना चाहिए बच्चों। देखिए यार, एल आर के बारे में जानते हैं यार, इसमें उल्टा होता है तो इसमें क्या होता है? सीधा होता है। तो आपको तीनों याद हो गए, आर भी याद होगा, सी भी याद होगा, एल भी याद होगा। अरे हुआ कि नहीं हुआ? इंडिविजुअल एक एक को याद मत करो, सबको एक साथ करो तो सब याद हो जाएंगे। अब तो समझ में आ गई कहानी? तो बताओ समानुपाती की विलोमानुपाती है? समानुपाती। तो एल समानुपाती लिखेंगे, एल समानुपाती है ए की। तो अगर कोर का एरिया बढ़ता है तो एल का मान है बढ़ेगा। बड़ा ट्रांसफार्मर ज्यादा वोल्टेज देता है नहीं देता? देता है। अब 33 के वाला ट्रांसफार्मर देख के आते हो तो बड़ा होता है कि छोटा होता है? 11 के वाला देखते हो उससे छोटा होता है। और घर में 240 वाट बिल्कुल ही। कोर एरिया बताओ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो कोर एरिया बढ़ रहा है तो बताओ एल का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो वोल्टेज भी बढ़ती है। कहानी सही समझ में आ रही है? पवन कुमार को क्या हो गया? एल विनोमल, एल समानुपाती किसके भी? एरिया। अगर एरिया घटेगा तो एल का मान है घटेगा। क्लियर हो गया बच्चों? देखें समझ में आ गया? तो कोर एरिया समानुपाती होता है सब प्रेरकत्व के। अगर कोर एरिया बढ़ रहा है तो सब प्रेरकत्व का मान है बढ़ेगा, और कोर एरिया घट रहा है तो सब प्रेरकत्व का मान है घटेगा। सही है भी? चलो अब अपन लिखते हैं क्वेश्चन, यहां से लिखो क्वेश्चन। दो चौक कोइल एक कोर क्षेत्रफल का अनुपात, एक कोर क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। कोर क्षेत्रफल का अनुपात कितना भी? 1:4। यदि पहली कोइल का प्रेरकत्व मान 10 मिली हेनरी हो तो दूसरी, बहुत बढ़िया भी, दूसरी कोइल का तो प्रेरकत्व मान होगा
मान होगा। ऑप्शन ए दिया गया आपको, कोई चेंज नहीं होगा। कई इसी बात में फिक्स रहते हैं, 2 गुना हो जाएगा 4 मिली हेनरी। कई इस बात में दिमाग लाते हैं, आधा हो जाएगा। बताओ क्या आएगा आंसर? 40 मिली हेनरी। अब बताओ ये क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल लग रहे हैं, आसान है। अब आप माड़ा जचोगे जपोगे, ऐसा आना चाहिए, ऐसा ए मन आवे, ए मन आवे, समझ आए नहीं? और आते हैं बच्चों, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ गया? तो इस बार अनुपात दिया गया 1 अनुपात 4। अगर इसका 10 है, दूसरी कितना देगा 40। तो कोर एरिया बच्चों देखिए 100 पर 1 तो क्या है, क्या है? समानुपाती। क्या है? समान। कोई दिक्कत? दोनों बातें समझ में आ गई? पक्का बात समझ में आ गई? तीसरा समानुपाती बच्चों कोर पदार्थ की चुंबकशीलता। तीसरा क्या बच्चों, कोर पदार्थ की चुंबकशीलता। तो तीसरा फैक्टर लिखते हैं, कोर पदार्थ की चुंबकशीलता की चुंबकशीलता। कोर पदार्थ की चुंबकशीलता, तो इसको अपने पढ़ा है म्यू एस से। क्या पढ़ा भी? म्यू एस से पढ़ा अपने म्यू एस। तो एल समानुपाती है कि म्यू एस के विलोमानुपाती है? समानुपाती। इसका मान बढ़ेगा तो एल का मान है बढ़ेगा, बढ़ा देंगे एल म्यू एस। इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान है बढ़ेगा। तो इसका मान कब बढ़ेगा? जब कोर पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान है बढ़ेगा। बताए बच्चों देखें, और एल समानुपाती है म्यू एस के। अगर इसका मान घटेगा तो इसका मान भी घटेगा। अब देखिए, अब मैंने आपको बताई निर्वात की आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या बताई भी? मान बताया 1। क्या बताया? 1। क्या बताया भी? 1। हाँ इधर देख भी, दलीप चंद बेटा इधर देख, आपेक्षिक चुंबकशीलता मान कितना बताया भी? 1। किसकी? निर्वात की। अब हवा के लिए मैंने आपको बताया था, ज्यादा बताया था उधर 1.0005 इसी तरह बच्चों देखें यहाँ पर अगर हवा की चुंबकशीलता का मान लोगे उसका भी क्या होगा? ज्यादा हो। क्या होगा भी? ज्यादा। आयरन का मान लोगे, आयरन का मान हवा से क्या होगा? ज्यादा हो। सिलिकॉन स्टील का लोगे तो सिलिकॉन स्टील का आयरन से क्या होगा? ज्यादा हो। समझ में आ गया बच्चों देखें? तो जैसे जैसे आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान बढ़ेगा, कोर पदार्थ की चुंबकशीलता का मान भी बढ़ेगा। समझ में आ गया? अब बच्चों देखें, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपके पास 4 कोयल हैं। कितनी कोयल हैं? जिनमें एक ही कोयल है निर्वात की, तीसरी कोयल है हवा की, तीसरी कोयल है आयरन की, और चौथी ये सिलिकॉन है स्टील की। घेरों की संख्या सब में समान है, कोर एरिया सब में क्या है? समान है। घेरों के बीच की दूरी सब में क्या है? समान। बताओ किस चौ कोयल का प्रेरकत्व का मान सबसे ज्यादा होगा? सिलिकॉन है, तो इसका अपेक्षित चुंबकशीलता का मान सबसे ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? अब कल मैंने होमवर्क दिया आपको एक याद करने के लिए, क्या लिख के लाने हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता के मान। क्या लिख के आने हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता के मान लिख के आओगे? तो इसको अपन बाद में जोड़ दें, इसमें जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भी, मैंने आपको बता ही दिया। वैसे तो जिस कोर पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता का मान ज्यादा हो उसका चुंबकशीलता का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। वो मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट फैक्टर अपना बचता है घेरों के बीच की दूरी। घेरों के बीच की दूरी, जिसे अपने लिखा है डी से। क्या लिखा है? डी से। छोटे डी से लिख लेना, बड़े डी से लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एल विलोमानुपाती है। एल क्या है? विलोमानुपाती है कि नहीं है? अब जो देखें, अब कंपेयर करो, कैपेसिटर में विलोमानुपाती था, दायता डी के विलोमानुपाती थे, एल में भी क्या भी विलोमानुपाती, तो दोनों सेम सेम चल रहे हैं। तो अगर ये दूरी बढ़ेगी तो एल का मान है घटेगा, अगर ये दूरी घटेगी एल का मान है बढ़ेगा। ठीक है, एल का मान है बढ़े। समझ में आई नहीं है? तो जितनी आपकी स्पेसिंग, यानी स्पेसिंग मतलब दूरी, जितनी आपकी दूरी क्या होगी? कम होगी, उतना प्रेरकत्व का मान क्या होगा? ज्यादा। और जितना जितना ज्यादा उतना क्या होगा? कम। अब तो देखें, अगर आपको कि सर मैं ट्रांसफार्मर बना रहा हूं सर, एक वाइंडिंग तो रखूंगा सूरतगढ़ और एक रखूंगा मेरे खेत में, क्या बताओ उसमें विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। तो दूरी कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए? दूरी क्या होनी चाहिए? कम होनी। समझ में आ गया बच्चों? देखें, अब जो अपन इमेज पहले देख रहे थे, एक बार और देखें, देख रहे थे इमेज कुछ, अब बताओ इस इमेज में अब सारी बातें समझ में आई नहीं आई? पहली इमेज देखो,
सॉफ्ट आयरन है, इधर क्या है हार्ड, इसका म्यू क्या होगा ज्यादा, इसका म्यू क्या होगा कम, तो इसका प्रेरकत्व तो ज्यादा होगा नहीं होगा। यहाँ घेरे क्या है प्रेरकत्व भी, यहाँ क्या है दूरी क्या है कम, तो प्रेरकत्व क्या है ज्यादा, यहाँ क्या है एरिया क्या है ज्यादा, प्रेरकत्व क्या है ज्यादा। समझ में आ गया सारी बात। ये आपके बच्चों निम्मी की बुक की इमेज ली मेरी, और आपको ये सारे फॉर्मूले निम्मी की किताब में मिल जाएंगे, पर डेरिवेशन है नहीं मिलेगा जो मैंने आपको करवाया है। अच्छे से पढ़ना इसके बारे में, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे अगर मिल जाते हैं तो यहाँ से, ठीक है अभी मैं करवाता हूँ।